में आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आप लोग का हिंदी का जो है सेमेस्टर 1 आप लोग जिनका सेशन 2023 से 27 होगा। बीए बीएससी बीकॉम सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हिंदी लिए हुए हो, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो या मल्टी डिसिप्लिनरी कोई भी आप लिए हो हिंदी में, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्लास जो है LNMU, PU यूनिवर्सिटी, पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, BNMU, TMBU, मतलब बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय में अगर आप लोग कहीं से तैयारी कर रहे हो सेमेस्टर का 1 का बीए बीएससी बीकॉम है, तो आप लोग के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामाकरण, बिल्कुल इजीली वे में करेंगे। आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो काल विभाजन एवं नामाकरण जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान ने अपने अपने ढंग से काल विभाजन किया, यानी कि हिंदी साहित्य को उन्होंने अपने अपने ढंग से बांटा है, ठीक है। तो कोई 3 भागों में बांटे, तो कोई 4 भाग में, तो कोई फिर 5 पार्ट में इसको बांट दिए है। लेकिन जो सबसे ऊपर सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो किनका माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है काल विभाजन जो है सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो उन्हीं का हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग के सिलेबस में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही वहाँ काल विभाजन मांगता है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही हम लोग तैयारी करते हैं। तो शुक्ला जी ने विक्रम संवत का उल्लेख किया है अपने विचारों में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि शुक्ला जी द्वारा जो है किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नामाकरण और काल विभाजन इस प्रकार से किया गया है, जो कि आप लोग के नीचे हम देखिए यहाँ पे लिख के लाए हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले निकल के आता है आदिकाल, जिसको हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका शुरुआत जो संवत 1050 से लेकर 1375 तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए आप लोग इसको नोट करते हुए जाएंगे, आदिकाल कहते हैं या फिर वीर गाथा काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का सेकेंड नंबर निकल के आता है आप लोग का पूर्व मध्यकाल, यानी कि भक्ति काल, जो कि आप लोग का संवत 1375 से लेके 1700 तक के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल या फिर आप लोग का जो है भक्ति काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का निकल के आता है उत्तर मध्यकाल, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में रीतिकाल भी कहते हैं। तो इसका कब से कब तक काल था? संवत 1700 से लेके 1900 तक के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल कहते हैं। तो आप लोगों को ये तीनों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला आदिकाल हो गया, दूसरा पूर्व मध्यकाल हो गया और तीसरा आप लोग का रीतिकाल हो गया, फिर उत्तर मध्यकाल हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं लेके आप लोग को लास्ट जो आपका निकल के आता है वो है आप लोग का 4th नंबर में आधुनिक काल, जो कि आप लोग को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप लोग का सन 1900 से लेके अभी तक जो चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गद्य काल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल को कई नामों से पुकारा है। जैसे आप लोग का साहित्य का इतिहास का काल विभाजन जो है और नामाकरण प्रायः जो है मुख्य रूप से कितने तत्वों पे किया गया? कुछ ना कुछ सबका आधार होता है बांटने का, ठीक है। तो 4 तत्वों पे इसको जो है बांटा गया है। तो इसको ध्यान में रखकर किया जाता है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रख के काल विभाजन किया जाता है, सो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एक बार ध्यान देंगे। आप देखिए, कृति हो गया पहला, दूसरा कर्ता हो गया, तीसरा विषय हो गया और चौथा पद्धति। इन 4 चीज़ों के आधार पे जो है हम लोग का हिंदी का इतिहास जो है वो बांटा गया है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, साथ साथ अपना तैयारी यहाँ से बूस्टअप करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो को बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अभी नहीं, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 4 भागों में बांटा जाता है उसको। इनके आधार पर जब मुख्य रूप से आदिकाल के ये नाम सामने आए, देखिए अब जब बहुत सारे इतिहासकार हुए, जैसे कि चरण काल हो गए, डॉक्टर ग्रीसियन हो गए। उसका प्रारंभिक जो है काल में कौन हो गए? मिश्र बंधु हो गए। आदिकाल में कौन हो गए साहित्यकार? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। यानी कि चारण काल का जो है प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे साहित्य का? तो डॉक्टर ग्रीसियन। प्रारंभिक काल का इतिहासकार कौन थे साहित्य का? तो मिश्र बंधु थे। और वहीं आदिकाल के कौन थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिर से आप लोग का निकल के आता है कि संधि काल एवं चारण काल का जो है कौन थे? डॉक्टर राजकुमार वर्मा थे। और सिद्ध सांबत काल का जो पंडित राहुल सांकृत्यापन थे। वहीं अगर वीर काल का देखेंगे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना जाता है कि प्राचीन समय का वो हिंदी के इतिहासकार होते थे, ठीक है। तो चलिए उसके आगे अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए काल के ऊपर हम लोग समझते हैं, पहले इसके काल का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम फिर इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए काल के बारे में जानेंगे। कहता है विभाजन कर नामाकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है किन्होंने किया था? तो डॉक्टर ग्रीसियन ने किया था। देखिए सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर ग्रीसियन ने।
पर इनका तथा तथ्य जो है डॉक्टर वर्मा का दिया हुआ नाम चारण काल इसलिए अनुपयुक्त है कि चारणीय प्रवृत्ति एक है तो बाद में आई दूसरे आदिकालीन साहित्य के रचयिता भट्ट ब्राह्मण थे। देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये हो जाता है ना कि आज जो हम नियम पढ़ते हैं, ठीक है, कल हो के जब उससे ज़्यादा विद्वान आदमी आते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो गलत साबित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे हिंदी साहित्य में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो उन्होंने प्रथम चीज़ में जो यहाँ पे दिया है, देखिए डॉक्टर ग्रीसियन ने जो दिया है लेके, उन्हीं को जो है डॉक्टर बाणभट्ट जो बाद में ब्राह्मण बाणभट्ट, उन्होंने क्या किया, इसको अनुपयुक्त कर दिया। यानी कि उनका कहना यह था कि ये जो अब ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो जिन्हें गलती से चारण समझ लिया गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो महाकवि जो है चंद्रवरदायी चारण ना होकर बाणभट्ट ब्राह्मण था। ठीक है, और प्रारंभिक काल जो है नाम में किसी प्रवृत्ति का आधार नहीं था, मात्र क्या था, सामान्य संज्ञा था। तो इसलिए जो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया फिर से। और उसके बाद फिर कौन आए, सो देखिए, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपनी स्थापना में लिखा है कि आदिकाल जो है संवत 1050 से लेके 1300 लेके 137 की इस दीर्घ परंपरा के बीच जो है ना, प्रथम 150 वर्ष के भीतर की जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता था। यानी कि धर्म हो गया या फिर नीति हो गया या फिर श्रृंगार हो गया, सब प्रकार की रचनाएं जो है, देखो यहाँ पे रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता था, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। जिस समय से हम लोग के हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम का अत्याचार बढ़ता गया था पुराने प्राचीन समय में, तो उस समय हिंदियों का जो है प्रचार प्रसार बढ़ता गया हमारे साहित्यिक जीवन में। ठीक है, देखिए राजश्रित कवि अपने जो आश्रयदाता राजाओं का पराक्रमण पूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते हैं, किसमें, हिंदी साहित्य में। ठीक है, राजाश्रित कवि जो है, जो कि अपने आश्रयदाता राजाओं यानी कि जो उनको आश्रय देते थे उन राजाओं के बारे में गाथाओं का वर्णन करते हैं, किसमें, हिंदी साहित्य में। आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छा समझना चाहिए। ठीक है, और यही प्रबंध परंपराओं रासों के नाम, देखिए रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, किनको लक्ष्य करके, तो रासों के लक्ष्य करके जो इसको नाम क्या दिया गया, वीर गाथा काल दिया गया, और इसी को हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को यहाँ पे वीर गाथा काल को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको 2 बार जो क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, तथ्य यह है कि शुक्ला जी ने जो है जनता की विवृत्तियों के साथ कवियों की मनोवृत्तियों के परिवर्तन तथा परिवर्धन को जो है आधार मानकर वीर गाथा काल का नाम दिया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना कि वीर गाथा काल जो है नाम किसने दिया, शुक्ला जी ने। ठीक है, कहता है कि जिसे कुछ हद तक तर्क संगत माना जा सकता है, कुछ हद तक जो है हम लोग उस सबसे प्राचीन समय को क्या वीर गाथा काल मान सकते हैं, आदिकाल को, जो कि आप लोग का 1050 से लेके 1375 के ईसा के बीच के काल का था। ठीक है, संवत के काल का था। तो उसके आगे देखिए, लेकिन कहा जाता है कि लेकिन आदिकाल का नामकरण जो वीर गाथा काल स्वीकार कर लेने पर कई तरह के खतरे मोल लेने पड़े, क्योंकि उस समय बहुत सारे साहित्यकार होते थे और एक को काटने वाले दूसरे तैयार हमेशा रहते थे कि नहीं ये जो है गलत बोल रहे हैं, इसको काट के ऐसे सही होगा। क्योंकि आज के समय में आप देखते होंगे कि एक से बढ़ के एक आदमी ज्ञानी है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सब एक दूसरे का तथ्य को गलत करने में लगे रहते हैं। तो कहा जाता है कि उन रचनाओं का क्या होगा जिन्हें आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक हो गया या फिर योग परक काव्य हो गया कहकर छोड़ दिया था। अगर ये आदिकाल नहीं नाम पड़ेगा, वीरगाथा काल नहीं पड़ेगा, तो फिर इस साहित्य का या फिर इस रचना का क्या होगा जिसको उन्होंने सांप्रदायिक और योग परक काव्य कहकर छोड़ दिया था। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का आवश्यक अंग ही नहीं अपितु साहित्य की मुख्य धारा का संयोजन है, तो दूसरी बात में यह है कि वीर गाथात्मक काव्य मात्र वीरता की रचनाएं ना होकर प्रेम की भी रचना है। देखिए वीर गाथा काल में क्या क्या चीज़ है, सिर्फ आप लोग का वीरता की निशानी या फिर वीरता का कहानी ही नहीं बल्कि प्रेम का भी रचना उसमें देखने को मिलता है वीर गाथा काल में। तो कहता है कि इस प्रकार जो है वीर गाथा काल और वीर काल नाम आदिकालीन समूची कृतियों और धारणाओं को नहीं समेट पाते हैं,
क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से क्या देखिए इस प्रकार कहा जाता है कि वीर गाथा काल और वीर काल नाम जो है आदिकालीन समूची कृतियों और धारणाओं को नहीं समेट पाते। देखिए कहिएगा सर यहाँ पे हम समझे नहीं, कैसे, देखिए आप समझिए। वीर गाथा काल, वीर मतलब क्या है, जो वीरता की निशानी होती है उसको वीर गाथा मतलब उसकी कहानी का काल। तो उसमें क्या आप लोग को दिखाई देता है कि उसमें जो प्रेम की कहानी होगी उसमें आपको समाहित होगी, नहीं पता चलता है, क्योंकि इसमें वीर गाथा मतलब सीधा हो जाता है वीरकाल का मतलब वीरता की कहानी होगी। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ना नाम उसमें सभी कीर्तियों को नहीं समेट पाती, अतः यह नाम भी पूर्ण सार्थक नहीं है। और इस नाम को भी क्या कर दिया लास्ट में गलत साबित कर देगा मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या क्या कहा गया। तो सिद्ध सामंत काल नाम मात्र 2 वर्गों की ओर संकेत करता है। अब अगला नाम क्या आया, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे, सिद्ध एक बहुत बड़े क्या रचनाकार थे, जबकि सामंत जो है रचना प्रेरक थे। सामंत क्या थे, रचना प्रेरक थे। यह नाम कई महत्वपूर्ण रचनाओं की अपेक्षा करता है। क्या क्या अपेक्षा करता है सो देखते हैं यहाँ पे हम लोग भी अभी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य में किनका बुक पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल में जो है आदिकाल को इसी नाम से पुकारा है। किस नाम से, तो यहाँ पे देख सकते हो, आगे आप बता देंगे। इससे जो है आदिकाल के अंतर्गत आने वाली सभी धारणाओं की प्राप्त सामग्रियों का परिचय तो है ही जाता, साथ ही जो उस काल की भाषा हो गया या फिर उसका भाव विचार हो गया, शिल्प विविधता आदि जो है सभी प्रकार का समावेश भी इसमें हो जाता है। तो इस नाम से जो है उस व्यापक भूमि की ओर संकेत करता है कि जिस पर आगामी साहित्य खड़ा हुआ। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हम अपभ्रंश हो गया, अवहट्ट हो गया, देसी भाषा, काव्य के आदि रूप का बोध पाए जाते हैं। तो भाव की दृष्टि में इसमें भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख परिस्थितियों के प्रारंभिक स्वरूप खोज सकते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना यह था कि अब जो नाम दिया गया यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लीजिए किधर क्या आपका नाम, हिंदी में आप लोग का जो नाम चेंज किया, जैसे कि ये नाम था ना सामंत प्रेरक, ठीक है। तो सामंत प्रेरक कहते हैं कि ये जो है नाम एक ऐसा नाम है जो कि सभी चीज़ों को जो अपने अंदर समाहित कर लेती है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से कहा जाता है कि रचना हो गया फिर शैलियों के अधिकांश रूप जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त होते थे तो अपने आदि रूप में इस युग में जो मिल जाते थे। क्या क्या चीज़, आपका आदिकाल हो या और अनादिकाल, दोनों का जितना भी रचना है वो सब, ठीक है। तो इस आध्यात्मिक श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप जो है परवर्ती साहित्य में मिलता है। किस साहित्य में मिलता है देखने को, परवर्ती साहित्य में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अतः आदिकाल ही सर्वथा समीचीन, व्यापक और उपयुक्त नाम है। तो सबसे अच्छा नाम फिर से क्या कहा गया कि वास्तव में आदिकाल ही सबसे संपूर्ण नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए आदिकाल आपका ख़त्म होता है, उसके बाद आप लोग का आता है भक्ति काल। तो हमको लगता है आप लोग को आदिकाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार रिपीट कीजिएगा थोड़ा सा क्लास को। देखिए हिंदी भी क्या होता है जटिल होता है, बस उसको समझना पड़ता है आप लोग को अपने भाषा में लेके, ठीक। तो दूसरा आप लोग का निकल के आता है भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल के नामकरण पढ़ेंगे जिसको हम लोग जो है पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके नामकरण में विद्वान विवाद नहीं है, चलिए इसमें अच्छा है, टेंशन कम है इसमें, ठीक है। उसमें उतना टेंशन था उतना विद्वान उसमें आपस में झगड़ रहे थे। तो रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद थे। कहता रीतिकाल में भी मतभेद है लेकिन भक्ति काल में मतभेद नहीं है। कहता आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ संबंध जो 1700 से लेके माना है, लेकिन रीति ग्रंथों को लिखने की परंपरा जो वास्तव में केशव दास से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है, केशव दास से। और अधिक इतिहासकार जब 50 वर्ष पहले अर्थात संबत 1650 के आसपास से लिखना शुरू किए थे, ठीक है। आगे देखिए रीति काल के स्थान पर जब मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल का नाम दिया था। अब देखिए रीति काल के नाम पर उन्होंने क्या रख दिया, अलंकृत काल के नाम को बढ़ावा दिया था। कहता है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसल ने इसे कलाकाल भी कह दिया। मतलब जो आए सब अपने नाम अपने अकॉर्डिंग नाम रखना शुरू कर दिए। तो पंडित विश्वनाथ मिश्र ने इसे देख लो, अब एक और नाम हो गया श्रृंगार काल के नाम से बोल दिए। और यही सब आप लोग के ऑब्जेक्टिव में आता है तो बच्चा फंस के घूम के रह जाता, कहता है सर ये तो हम पढ़ भी नहीं किए थे। तो यही बहुत सारा नाम है जो बच्चा नहीं पढ़ते हैं। तो इसका निर्देश जो है आचार्य शुक्ला जो अपने इतिहास में कर चुके हैं। कहता है कि अनेक विद्वान ने अपने अपने नाम के लिए अपने अपने तर्क दिए हैं। सीधी सी बात, सभी अपने अपने नाम के लिए, ताकि मेरा भी नाम इतिहास में, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपना नाम
अपने तरीके से नाम रख दिया, ठीक है, इतिहास का, काल विभाजन का, और बच्चा परेशान हो जाता है इसमें। किंतु जो है देखिए, आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया नाम जो आप लोग का रीतिकाल है, जो आप लोग को हम बताए रीतिकाल ही प्रचलित हुआ। सबसे ज़्यादा कौन फेमस हुआ? रीतिकाल, क्योंकि इस युग की स्थापना जब प्रवृत्तियों को देखते हुए शुक्ला जी द्वारा दिए गए इस नाम के औचित्य को प्राय सभी विद्वान ने स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? रीतिकाल को। बोला कि नहीं, रीतिकाल जो है सबसे बेस्ट है, इसी को हम लोग स्वीकार करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है कि अब देखिए आप लोग का वो आपका खत्म हो गया, रीतिकाल भी खत्म हो गया और भक्ति काल भी आप लोग का खत्म हो गया। भक्ति काल में तो कोई विवाद ही नहीं था, तो उसको हम लोग पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं था, तो हम लोग रीतिकाल पढ़ लिए। अब हम लोग का निकल के आता है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल का प्रारंभ जो 1850 ईस्वी से होता है। 1850 से हम लोग का कौन सा काल स्टार्ट होता है? आधुनिक काल। कहता है कि इस काल में मानक गद्य को प्रधानता दी गई, यानी कि गद्य कहानी को प्रधानता दी गई, इसलिए जो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? देख लो, गद्य युग के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, आज कोई आधुनिक काल को गद्य काल नहीं कहता है, लेकिन इससे इतना पता लगता है कि आधुनिक काल जो वह बिंदु है जहाँ से हिंदी गद्य की सही ढंग से शुरुआत होती है। आज के टाइम में हम लोग हिंदी में कहानी पढ़ते हैं, वो कहाँ शुरुआत होती है? आधुनिक काल से शुरुआत होती है। ठीक है, कहा जाता है कि आप लोग का जो है इस काल में गद्य और कविता दोनों ही क्षेत्रों में भरपूर लिखा गया। बहुत सारी कविता लिखी गई, बहुत सारे दोहे हो गए, कविता कहानी हो गए, तो कविता में भी नवीनता की ललक हो दिखलाई देखने पड़ने लगी थी। आधुनिक काल की कविता का विकास जो निम्नलिखित धाराओं में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको नामाकरण भी दे दिए हैं लेके, ताकि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाए। देखो, नव जागरण काल हो गया, भारतेंदु युग जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोग के एग्जाम में ये देखने को मिलता है। 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक हो गया। सुधार काल या द्विवेदी युग जो आप लोग का 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी के बीच के कालों को क्या कहते हैं? सुधार काल कहते हैं। छायावाद जो आप लोग का 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक के बीच के काल को कहते हैं। और वही आप लोग का जब प्रगतिवाद या प्रयोगवाद जो 1936 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक के बीच के काल को हम लोग प्रगतिवाद ही कहते हैं। ठीक है, और नई कविता व समकालीन कविता जो है 1953 से लेके आज तक चलते आ रही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे आप लोग का, अब ख़त्म ही आप लोग का। ठीक है, बस ख़त्म ही हो गया। चलो, तो आप थोड़ा सा इसमें समझ लो अच्छे से। प्रसंगवश पूज्यवाद आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन में नामाकरण किया था, आज उससे अधिकांश विद्वान असहमत है। इससे पूज्यवाद के महान कार्य का महत्व घटता नहीं, अच्छी नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से दुखी रहते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे तो उस युग की प्राप्ति सामग्री के आधार पर उनका यह पुण्य कार्य हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में भी मील का पत्थर बन चुका है। आज उसे बिना साथ लिए हम नहीं बढ़ सकते। किसका? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जो इतिहास रचा हुआ है, उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हिंदी में। ठीक है, लेकिन श्रद्धेय आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी अनुसार जो है कहते हैं वो क्या कहते हैं? सो देखिए, साहित्य के इतिहास में विभाजन और नामाकरण का सर्वोत्कृष्ट ढंग वर्ण्य विषय हो व्याप्ति के लिए अनुसंधान से संबंधित है। तो देखिए, मैंने आप लोग को इसमें क्या क्या समझा दिया, जितना भी इसका कालखंड है आप लोग का। तो सबसे ज़्यादा टेंशन किस में था? इसमें था। दिखाते हैं आप लोग, कहाँ गया? देखो, यहाँ आप लोग का 4 काल हो गया। सबसे ज़्यादा टेंशन आप लोग का वीरगाथा काल में हुआ। भक्ति काल का तो कोई विवाद ही नहीं था, तो इसको बात ही खत्म हो गया। उत्तर मध्य काल में थोड़ा बहुत था, उसको किया। और आधुनिक काल तो आप लोग को हम समझा ही दिए। तो इससे आप लोग का क्वेश्चन क्या निकल के आता है? सो देखिए, जैसे आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा, हिंदी के इतिहास के काल विभाजन एवं नामाकरण के ऊपर व्याख्या करें या फिर प्रकाश डालें, या फिर कुछ भी लिख के आएगा, जो कि आप लोग का 10 मार्क्स का एग्जाम आपको पूछा जाएगा। तो आराम से इसको पूरा समझ लेना है, अच्छा से इसको लिखो और आप एग्ज़ाम में जाना। बाकी फिर हम अगले क्लास में करेंगे मज़ेदार टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग को क्लास कैसा लगा मेरे भाई, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।